नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान ने अभी एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है उसके ऊपर। लेकिन उससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस शुरू करूं, मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आगे भी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें और हमारे कंटेंट को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी 7 अगस्त को सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का के अंदर एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका ऑफिशियल टाइटल है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। और उसके अंदर व्यवस्था है कलेक्टिव डिफेंस की। अर्थ ये कि यदि अगर एक कंट्री पर अटैक होता है तो वो तीनों पर अटैक माना जाएगा और उनको एक दूसरे की मदद के लिए आना पड़ेगा। अब वैसे देखा जाए तो ये सितंबर 2025 में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसका ही विस्तार माना जा सकता है, जिसके अंदर तुर्की ने ज्वाइन कर लिया है। अब जब हम बात करते हैं कलेक्टिव डिफेंस की, तो हमें तुरंत याद आती है नेटो के आर्टिकल 5 की, जो कि ये कहता है कि किसी भी एक नेटो कंट्री पर अटैक होगा तो वो सभी पर अटैक माना जाएगा। और इसमें फिर कलेक्टिव डिफेंस की बात आती है और सभी को जो है उसमें जवाब देने के लिए उस कंट्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या ये जो पैक्ट साइन हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में, उसमें भी ऐसा ही होगा? कई लोग इसको बता रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो है। आज हम इसके विभिन्न पहलुओं पर बातचीत करेंगे वन बाय वन। सबसे पहला, कि क्या ये वाकई में इस्लामिक नेटो है? दैट मीन्स कि अगर एक पर अटैक होता है तो क्या दूसरे कंट्री साथ में आएंगे? मसलन अगर सऊदी पर ईरान अटैक करता है, सऊदी की जैसे कि जो उनकी शिपिंग फैसिलिटीज हैं, उनकी ऑयल फैसिलिटीज हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, तो क्या पाकिस्तान उनके सपोर्ट में आकर के ईरान से सीधे युद्ध करेगा, या तुर्की उनके सपोर्ट में आकर के सीधे युद्ध करेगा? या पाकिस्तान की मसलन भारत से जंग होती है तो क्या सऊदी और तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर के सीधे युद्ध करेंगे? अब इसका जवाब एकदम हाँ या एकदम ना नहीं कहा जा सकता। इसका जवाब थोड़ा सा न्यूएंस्ड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान के अपने इंटरनल कंपल्शंस है मिडिल ईस्ट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर एक काफी बड़ी तादाद में शिया पॉपुलेशन है और पाकिस्तान का एक बड़ा बॉर्डर है ईरान के साथ में। और पाकिस्तान के ईरान के साथ रिश्ते जो है कभी मधुर, कभी खट्टे, कभी खराब, इस तरह के रिश्ते रहे हैं। परंतु एक ब्रॉड लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग भी हम देख सकते हैं और कोऑपरेशन भी हमने देखा है पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों में। जैसे कि 1965 में जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो ईरान ने पाकिस्तान को अपनी एक लॉजिस्टिकल बेसिस प्रोवाइड किए थे, पाकिस्तानी एयरफोर्स को। उसके अलावा ईरान की जो मुल्ला रेजिम है वो कश्मीर के मसले के ऊपर भारत के साथ खुलकर समर्थन नहीं करती है। कई मामलों पर उन्होंने कश्मीरी सेपरेटिस्ट का सपोर्ट किया है। आर्टिकल 370 जब हटाया भारत ने तो उसका भी उन्होंने विरोध किया। सीए एनआरसी का जब कानून लेके आया भारत तो उसमें भी उन्होंने विरोध किया था। तो उनका रवैया जो है थोड़ा सा प्रो पाकिस्तान रहा है। लेकिन फिर भी उनके पाकिस्तान के साथ रिश्ते कभी कभी तल्ख हो जाते हैं शिया सुन्नी इश्यूज को लेकर के। ऐसे हालात में ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है उनके साथ कोई एक्टिव लड़ाई शुरू करेगा। और खास तौर से तब जब पाकिस्तान तालिबान की समस्या झेल रहा है और इंटरनली टेररिज्म की समस्या झेल रहा है, और दूसरी तरफ भारत के साथ तो उसके रिश्ते वैसे ही तंग हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान सऊदी अरब की रक्षा के लिए ईरान के साथ सीधे जंग में उतरेगा? इसका जवाब अगर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें तो इसका जवाब ना में आता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इसमें पाकिस्तान एक अलग रूप में सऊदी की मदद करेगा, या सऊदी की एक्सपेक्टेशंस क्या है उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये जो अलायंस साइन हुआ है, ट्राइलैटरल अलायंस, इसमें 3 पहलू हैं। सऊदी का तो इसमें बेसिकली मनी पावर, मनी मसल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सऊदी की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, तेल और गैस के भंडार, वो इंपॉर्टेंट है। तुर्की के पास एक बहुत बड़ी फौज है, वो नेटो का भी मेंबर है और नेटो के अंदर उसकी फौज सेकंड नंबर पर आती है। तो तुर्की के पास एक बड़ी प्रोफेशनल कन्वेंशनल आर्मी है। और तुर्की के अंदर उनकी जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, खास तौर से ड्रोन इंडस्ट्री बहुत एडवांस्ड है और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी उनके पास है। वो नेवल वेसल्स बना लेते हैं बहुत अच्छे, आर्मर्ड व्हीकल्स बना लेते हैं बहुत अच्छे। उनके पास अपना स्पेस नेविगेशन सिस्टम वो डेवलप कर रहे हैं, और अपनी जेट हवाई जहाजों की इंडस्ट्री को भी वो डेवलप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि उनके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी बड़ी मजबूत है। अब पाकिस्तान पाकिस्तान के पास एक अच्छी खासी बड़ी संख्या में मुस्लिम पॉपुलेशन है।
वो उसकी क्रेडिबिलिटी को स्ट्रांग करता है। दूसरा, पाकिस्तान के पास एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है जो कि बैटल हार्डन्ड है, वो उसकी क्रेडिबिलिटी को मजबूत करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है जो उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को बड़ा इंपॉर्टेंट बनाता है मिडिल ईस्ट के अंदर। और चौथी बात, पाकिस्तान का एक इतिहास भी रहा है और पाकिस्तान वर्तमान में भी जो वर्ल्ड के दोनों जो बड़े पावर्स हैं, या तीनों कह दीजिए, रशिया, चाइना, अमेरिका, उनके साथ पाकिस्तान के रिश्ते काफी मजबूत हैं। अमेरिका और चाइना के साथ तो डेफिनेटली बड़े मजबूत रिश्ते हैं पाकिस्तान के, और रशिया के साथ भी उनके रिश्ते खराब नहीं है। रशिया के साथ भी उनके रिश्ते के अंदर काफी एक समझदारी है और एक डिसेंटली रोबस्ट रिश्ते हम कह सकते हैं रशिया के साथ। क्योंकि पहले भारत के रशिया के साथ रिश्ते मजबूत थे तो वो एक अवरोध उत्पन्न करता था पाकिस्तान रूस के रिश्तों के अंदर, लेकिन अब वो बात इतनी ज्यादा प्रभावी रही नहीं, बिकॉज भारत और रूस के बीच में काफी दूरियां आ चुकी हैं। रूस आज चाइना के कैंप में बैठा हुआ है, भारत थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, कभी अमेरिका के साथ कभी रूस के साथ। तो भारत की स्थिति थोड़ी सी ज्यादा एक आइसोलेटेड किस्म की स्थिति है इसमें, और इसका फायदा उठा के पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने रिश्ते ठीक कर लिए हैं। तो ये सारी स्थितियां पाकिस्तान को एक बड़ा एक मजबूत कह सकते हैं इंटरलोक्यूटर बनाती हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। अब इन तीनों पार्टनर्स का ये कहना है कि ये जो पैक्ट साइन हुआ है, ये कोई एग्रेशन का पैक्ट नहीं है, या कोई नया मिलिट्री एक्सेस नहीं बना रहे हैं, या हम कोई नई आर्म्स रेस नहीं शुरू कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये पैक्ट कलेक्टिव डेटरेंस के लिए है। ये पैक्ट जो है वो बेसिकली एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडिल ईस्ट में बनाया जाने के लिए, जिसका उद्देश्य है कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाए। और सऊदी अरब हो गया, तुर्की हो गया, ये कंट्रीज जानते हैं पाकिस्तान की मजबूरियां कि पाकिस्तान ईरान के साथ सीधे जंग में नहीं उतर सकता। जब सऊदी अरब की 2015 के अंदर यमन से साथ जंग हो रही थी और उस वक्त सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान से मदद मांगी तो पाकिस्तान ने मना कर दिया था। तो उन्हें पता है कि वो सीधे जंग में नहीं उतर सकता, उसके बावजूद भी जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने ये डिफेंस पैक्ट साइन किया। तो इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या वो ये उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के से कि अगली फ्यूचर के अंदर अगर कोई जंग की स्थिति बनती है सऊदी अरब और ईरान में, तो पाकिस्तान सीधे उनकी मदद करेगा? या फिर दूसरा एक लॉजिकल क्वेश्चन ये भी है कि शायद सऊदी अरब ये जानते हुए कि पाकिस्तान ईरान से सीधी जंग में कभी उतरेगा नहीं, उसके बावजूद भी ये पैक्ट उन्होंने साइन किया है। और ऐसा अगर किया है तो ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे जो मुझे कारण लगता है वो ये हो सकता है कि शायद सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से ये उम्मीद करता है कि वो इंटरलोक्यूटर की भूमिका निभाएगा ईरान के साथ में, और उनके साथ एक मोडस वाइवेंडी, जिसको हम कहते हैं ना, एक पीसफुल तरीके से, अगर कोई बहुत परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए इन रिश्तों को सॉल्व करने का, जो तल्ख रिश्ते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान ना भी निकाल पाए, तो एटलीस्ट एक कोई टेम्परेरी पीस का अरेंजमेंट पाकिस्तान कर दे, जिसके जिसके द्वारा जो है सऊदी को एटलीस्ट एक टेम्परेरी राहत प्राप्त हो जाए, उसकी शिपिंग इंडस्ट्री को नुकसान ना हो, उसके ऑयल एसेट्स को नुकसान ना हो, और उसके इकोनॉमिक एसेट्स को नुकसान ना हो। इनफैक्ट आप देखेंगे तो अभी जो वॉर चल रहा है मध्य एशिया, सॉरी, मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें सऊदी अरब ने जो है इसका पाकिस्तान के साथ जो उनकी जो दोस्ती है और पाकिस्तान की जो एक ईरान के साथ जो रिश्ते हैं, उसका उन्होंने लाभ लिया एक पाकिस्तान के, और लाभ किस लिए लिया? ईरान के साथ चीजों को डी एस्केलेट करने के अंदर। तो सऊदी अरब कहीं ना कहीं इस पैक्ट के माध्यम से चाहता है कि पाकिस्तान एक इंटरलोक्यूटर का रोल प्ले करे और चीजों को डिफ्यूज करे रादर देन एग्रेशन को बढ़ाए। और उसमें डेफिनेटली सऊदी अरब को लगता है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ जो पुराने रिश्ते हैं वो उसका फायदा जरूर होगा, और पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है कि उसके पर ईरान यकीन भी करता है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान ने अभी भी एक इंटरलोक्यूटर की भूमिका निभाई, हालांकि उसको लेकर के कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को लेकर के थोड़े से प्रश्न चिन्ह है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक पोस्टमैन था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान एक प्रॉपर मीडिएटर था। बट मोटी मोटी बात यह है कि सऊदी अरब को लगता है कि पाकिस्तान वो क्रेडिबिलिटी एंजॉय करता है कि वो ईरान के साथ एक टेम्पररी लेवल का, एक फंडामेंटल लेवल का पीस का अरेंजमेंट कर ले। सेकेंडली,
कहीं न कहीं सऊदी को ये लगता है कि अमेरिका के नेतृत्व के अंदर इज़राइल जो है डोमिनेंट हो रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसलिए और इज़राइल के डोमिनेशन को ना सऊदी पसंद कर रहा है, ना गल्फ के कोई और कंट्रीज़ पसंद कर रहे हैं। तो सऊदी जो है कुछ अलग तरह के वहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो अभी जो तीनों के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ, वो एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करने की भी कोशिश है, जिसके अंदर गल्फ कंट्रीज की, अरब कंट्रीज की अमेरिका के ऊपर निर्भरता कम हो और वो इज़राइल को काउंटर कर सकें। इन सभी अरब कंट्रीज के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया है, खास तौर से हमास का जो अटैक हुआ अक्टूबर 7, 2023 में, उसके बाद जो इज़राइल ने कार्रवाई की है, गाजा में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, हमास का नाश किया और हिजबुल्लाह को काफी भयंकर क्षति पहुंचाई है। उसके अलावा ईरान पर जो कार्रवाई की है, तो उससे इन सब में ये भय व्याप्त हो गया है कि कहीं न कहीं इज़राइल एक बहुत मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा और इसको लेकर के ये लोग बड़े अनिश्चित हैं, सशंकित हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। तो इसीलिए वो अल्टरनेट और अलग तरह के जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर्स हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, उनको वहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसका कि ये पार्ट है। और उनकी जो असहजता है इज़राइल की बढ़ती डोमिनेंस को लेकर के, वो इसमें साफ नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पैक्ट हुआ है साइन, ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिडल ईस्ट के अंदर जो एक नया फंडामेंटल शिफ्ट हो रहा है वहां के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर और सिक्योरिटी मैप के अंदर, उसको भी दर्शाता है। और ये इन अरब कंट्रीज का जो विश्वास था अमेरिका के अंदर कि वो वहां का सोल सिक्योरिटी गारंटर है, उसमें एक बहुत भारी कमी आई है, उसके अंदर एक इरोजन हुआ है, उस बात को भी बड़ी मजबूती से स्थापित करता है। इसीलिए ये अरब कंट्रीज अलग अलग ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और तीसरी बात ये भी साबित होती है कि अब वो एक रीजनल एक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर की एक्सटर्नल एक्टर्स जो हैं उनका रोल थोड़ा सा कम हो। लेकिन यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो है अरब कंट्रीज का एक उम्मीद भी ये उनको है कि पाकिस्तान जो है चाइना के साथ, रशिया के साथ कुछ कोवर्ट चैनल्स खोल सकता है, ईरान के साथ भी कुछ कोवर्ट चैनल्स खोल सकता है और उनकी भी मदद मिल सकती है मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस को डिफ्यूज करने की। देखिए, हमेशा से ये कहा जाता है दोस्तों कि गल्फ कंट्रीज जो है, खासतौर से अरब कंट्रीज और ईरान के बीच में शिया सुन्नी वाली जंग बहुत ज्यादा कट्टर है और अरब कंट्रीज की अपनी एक प्राइड है, वो कभी ईरान को वहां पर मजबूती से हावी होना नहीं देखना चाहते। ये चीजें हैं, इनसे डिनाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो जंग फरवरी में शुरू हुई, फरवरी 2026 में, उसके बाद जिस तरह से ईरान ने अमेरिका के जितने भी अरब एलाइज हैं उनको डैमेज किया है, उससे सारे अरब एलाइज को एक बात तो क्लियर हो गई है कि ईरान के पास वो कैपेसिटी है, मिसाइल्स की कैपेसिटी है, ड्रोन्स की कैपेसिटी है, कि वो इन सारे अरब कंट्रीज के जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ऑयल एसेट्स हैं, जो डिसैलिनेशन की फैसिलिटीज हैं, उनको एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। और भी उनको एक बात क्लियर हो गई है कि अमेरिका में शायद उतनी शक्ति नहीं है कि वो एक बहुत ही मजबूत और स्थायी सुरक्षा इनको प्रोवाइड कर सके, और अमेरिका की इजराइल को लेकर के जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको लेकर के भी इनकी आशंकाएं बढ़ गई हैं। तो इसीलिए शायद अब वो उन्होंने एक प्रैग्मेटिक, एक प्रैक्टिकल रास्ता इख्तियार किया है, अपनी जो आइडियोलॉजिकल शिया सुन्नी इश्यूज जो हैं उनको कहीं ना कहीं साइड में रखते हुए और अपनी एक अरब प्राइड को भी साइड में रखते हुए कुछ ऑल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, खासतौर से पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ के थ्रू तलाशने की कोशिश की है, जिसके अंदर ईरान के साथ एक मोडस वाइवेंडी को लागू किया जा सके कि एक टेम्परेरी पीस अरेंजमेंट। ये एक हाइपोथेसिस है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बात अक्षरशः सत्य है या 100% मेरा कोई क्लेम है कि ये बात सत्य है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू भी नहीं है, जो ऑब्जेक्टिवली जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो अमेरिकन डिपेंडेंस को साइड में रखते हुए कुछ ऑल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स खड़े कर रहे हैं और ईरान के साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग, अगर डायरेक्टली नहीं तो पाकिस्तान के माध्यम से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि इससे, इस पैक्ट से जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको मिल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहली बात सऊदी अरबिया। सऊदी अरब जो है, मैं जैसा कि मैंने बताया, वो एक ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका पर उसकी जो निर्भरता है
उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या वो अपनी निर्भरता पूरी तरह कम कर पाएगा? उसका जवाब है कि ये थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज़ अमेरिका अभी भी सऊदी का एक मजबूत डिफेंस पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर है। तो डेफिनिटली जो है अगर ये जो पैक्ट साइन हुआ है उससे ये कहना कि अगर इससे अमेरिका पूरी तरह से मिडल ईस्ट से आउट हो जाएगा, ये बात थोड़ी ज़्यादा एक काल्पनिक बात होगी, ऐसा नहीं है। अमेरिका विल कंटिन्यू टू बी द स्ट्रॉन्ग पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया, लेकिन ये है कि सऊदी के पास अब नए नए और ऑप्शंस हैं जिनको वो एक्सप्लोर कर रहा है, नए ऑप्शंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ताकि सऊदी की जो एक डिपेंडेंस जो थी अमेरिका के ऊपर एज ए सोल सिक्योरिटी गारंटर, वो कम हो जाए। सेकेंडली, सऊदी अपनी उस एरिया के अंदर एक लीडरशिप बताने की भी कोशिश कर रहा है। सऊदी देखिए, सऊदी ने शुरू से एक बहुत ही एक प्रैग्मेटिक अप्रोच रखने की कोशिश की है। सऊदी का एक ड्रीम रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप वो ले, चूंकि उसके पास मुस्लिम होली साइट सारी सऊदी के अंदर है, तो वो भी उसके क्लेम को थोड़ा मजबूत करती हैं। पहले भी उन्होंने विद अमेरिकन हेल्प वहां पर अपना एक डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की। ईरान के साथ पहले तो जंग के द्वारा चीजें सॉल्व करने की कोशिश की, वो जब नहीं हुआ तो फिर जो है चीन के द्वारा, चीन के माध्यम से एक रेप्रोशमा, एक समझौता करने की कोशिश की 2023 के अंदर। तो ये सारे अलग अलग प्रयास हैं सऊदी के कि एक अपनी एक आइडेंटिटी और अपनी एक कहते हैं एक मजबूत उपस्थिति वहां पर दर्ज करवाए, एक लीडरशिप के रोल में अपने आप को स्थापित करे। और अभी ये बड़ी क्रिटिकल स्थिति है जहां पर ईरान और इजराइल जो है उनकी छवि ऐसी बन गई है कि वो डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हैं, वो वहां पर शांति को बिगाड़ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। तो सऊदी इसका लाभ उठाना चाहता है और सऊदी अपनी छवि ऐसी बनाना चाहता है कि वो एक ऐसा देश है जो यहां पर शांति स्थापित करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा करना चाहता है उस इलाके के अंदर। जो सऊदी का एक ये एम है। दूसरा जो है, मैंने बताया था, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तान के माध्यम से एक बेसिक मोडस वाइवेंडी ईरान के साथ स्थापित हो जाए। तीसरा ये कि वो पाकिस्तान के रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो यमन और ये जो रेड सी वाला इलाका है वहां पर अपनी जो शिपिंग, उसकी जो सारे एसेट्स हैं, जो जहाज जा रहे हैं उनके ऊपर हुथीज अटैक ना करे, उसके लिए भी कुछ पुख्ता इंतजाम करना चाहता है। अब सेकंड आता है टर्की। टर्की को इससे क्या लाभ है? देखिए, टर्की यहां पर बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्लेयर है। अभी जो पूरे विश्व में जो एक स्ट्रेटेजिक डिसऑर्डर चल रहा है, पूरी जो हर तरफ हम अशांति, अनिश्चितता, उपद्रव और टर्मोइल देख रहे हैं, उसके बीच टर्की ने हर तरफ खेलने का प्रयास किया है। तुर्की ने अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखे हैं, चाइना के साथ भी अपने रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की है। मध्य एशिया में वो पैन तुर्किज्म या नियो ऑटोमनिज्म के थ्रू अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान के साथ उसके बड़े मजबूत रिश्ते हैं। भारत में वो तमाम तरह की रेडिकलाइजेशन और इस्लामिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। तुर्की के कतर के साथ रिश्ते अच्छे हैं, सऊदी के साथ रिश्ते अच्छे हैं, ईरान के साथ भी उसने एक उनके रिश्ते ठीक ठाक हैं। और तुर्की के खासतौर से सीरिया, कोकेशस, सेंट्रल एशिया, इराक, इन इन एरियाज में बड़े उनके इंटरेस्ट हैं, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। इन सबको ध्यान में रखते हुए वह तेहरान के साथ यानी कि ईरान के साथ सीधी दुश्मनी मोलने की स्थिति में नहीं है। तो अब ये स्थिति बनती है कि तुर्की इससे क्या चाहता है। अब तुर्की भी यहां पर मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक अपनी एक रीजनल प्रेजेंस को मजबूत कर रहा है। दूसरा जो है, नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहा है। और तीसरी बात यह है कि वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाहता है कि इस मैकेनिज्म के माध्यम से अगर ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट डी एस्केलेट होती है, तो तुर्की के जो लॉन्गर टर्म के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं कि ग्लोबल उम्मा की लीडरशिप लूं, एक नए न्यू ऑटोमन पावर के रूप में इमर्ज हों, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मजबूत होती हैं। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा एस्केलेट होती है तो ये स्थिति फिर तुर्की के लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के लिए बड़ी खतरनाक है। लास्टली, तुर्की की इजराइल के साथ रिश्ते बड़े तल्ख हो गए हैं इन दिनों, खासतौर से गाजा को लेकर के, मेडिटेरेनियन सी में उनके इश्यूज हैं। उसके अलावा जो है लेबनान को लेकर के इजराइल के साथ तुर्की के रिश्ते बड़े तल्ख हो गए। तो तुर्की कहीं ना कहीं इस मैकेनिज्म के थ्रू, इस ट्राइलैटरल पैक्ट के थ्रू इजराइल के अगेंस्ट भी एक डेटरेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और आखिरी फायदा जो तुर्की को इसके अंदर वो ये होगा कि तुर्की की जो एक बड़ी एडवांस्ड ड्रोन और डिफेंस इंडस्ट्री है, उसके बहुत सारे ग्राहक उसको मिल जाएंगे। अब तीसरा, पाकिस्तान। पाकिस्तान को इससे क्या लाभ है? देखिए, पाकिस्तान की छवि जो है दुनिया के अंदर एक टेरर स्पॉन्सर देश की है,
एक ऐसे देश की है जो अपने ही लोगों पर गोलियां चलाता है, अपनी ही एथनिक माइनॉरिटीज, जो एथनिक कम्युनिटीज हैं जैसे कि बलोच लोग हैं, उन पर दमन करता है, उन पर अत्याचार करता है, और एक ऐसा देश जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बदहाल है। पाकिस्तान इस मौके को भुनाना चाहता है अपनी छवि को बदलने के लिए। पाकिस्तान चाहता है कि उसको लोग दुनिया में एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एक्टर के तौर पर देखें, और वो ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हो रही है उसके अंदर अपना स्पेस बढ़ाते हुए, इंटरलोक्यूटर की भूमिका निभाते हुए, अपनी जो टेरर स्पॉन्सर की छवि है, जो अपने अंदर जो लोकल एथनिक माइनॉरिटीज है उनको क्रश करने की छवि है, उसको बदल करके एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल एक्टर की छवि बनाना चाहता है। ये प्रयास पाकिस्तान ने पहले भी किए हैं। सन 2017 के अंदर, जब 2015 में बना था ग्लोबल इस्लामिक काउंटर टेररिज्म अलायंस, और 2017 के अंदर पाकिस्तान के पूर्व मिलिट्री चीफ जनरल राहिल शरीफ को उसका लीडर बनाया गया, उसका कमांडर इन चीफ बनाया गया था। तो वो भी पाकिस्तान का एक प्रयास था कि मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी दखलंदाजी बढ़ाए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पाकिस्तान की जो दखलंदाजी बढ़ रही है मिडिल ईस्ट में, उसका इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या होगा? इस प्रश्न पर विचार करना बहुत जरूरी है। उससे पहले कि मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊं, मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो ये जो अलग अलग पैक्ट जो साइन हो रहे हैं, उससे मिडिल ईस्ट के अंदर उसकी स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। और खास तौर से अब जब नए कंट्रीज, जैसे कि कुवैत ने भी पाकिस्तान के साथ एक 5 ईयर डिफेंस पैक्ट को रेटिफाई किया है, बहरीन भी इसी तरह के अरेंजमेंट को ज्वाइन करना चाहता है, जॉर्डन के साथ भी बातचीत चल रही है, इजिप्ट भी ज्वाइन करना चाहता है, और लगता है कि कतर भी बहुत जल्द ही इस तरह के एक डिफेंस पैक्ट को पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करेगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान एक एपिसेंटर बनकर के उभर के आता है मिडिल ईस्ट के अंदर, और ईरान के साथ तो उसके रिश्ते हैं ही वैसे, एक जहां पर वो एक मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है। तो पाकिस्तान एक बड़ा एक क्रेडिबल इंटरलोक्यूटर, एक रोबस्ट डिफेंस प्लेयर के रूप में सामने आता है, और वो इन सब कंट्रीज के साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करेगा, मिलिट्री की ज्वाइंट आपका जो कहता है ना ड्रिल्स करेगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग करेगा, उसको डिफेंस टेक्नोलॉजी मिलेगी, सऊदी फंडिंग मिलेगी। अब इसका नुकसान सीधा का सीधा भारत को होगा। देखिए, आज भारत पाकिस्तान के जैसे रिश्ते हैं, उसके लिए कहा जा सकता है कि ये बहुत तल्ख और बहुत ही एक कहता है ना वर्स्ट फेज से गुजरने वाले रिश्ते हैं। पाकिस्तान कश्मीर के अंदर टेररिज्म को सपोर्ट करता रहा है और आगे भी करता रहेगा, जैसा उसको लग नहीं रहा कि वो टेररिज्म को सपोर्ट बंद करेगा। पिछले 10 सालों के अंदर कई बार ऐसी स्थितियां आई जब भारत और पाकिस्तान के बीच हम लोग युद्ध के काफी करीब पहुंच गए। उरी सर्जिकल स्ट्राइक आप मान लें, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक, और अभी खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऐसी स्थितियां बनी कि हम लोग युद्ध के बहुत करीब पहुंच गए। अब आगे की जो स्थिति है उसके अंदर भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावनाएं काफी प्रबल है, क्योंकि पाकिस्तान तो टेरर अटैक करेगा ही। भारत की नीति स्पष्ट है कि कोई भी टेरर अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी। और दूसरी बात ये, पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है, खास तौर से पीओजेके में जो अनरेस्ट चल रहा है, बलूच इंसर्जेंसी काफी प्रबल हो चुकी है, जो टीटीपी का जो एक टेररिस्ट मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके अलावा जो है तालिबान की जो पाकिस्तान के साथ इतने रिश्ते खराब हो गए हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है अफगानिस्तान के अंदर, ऐसे में पाकिस्तान आर्मी की क्रेडिबिलिटी को बहुत झटका पहुंचा है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, या कहें कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, भारत के साथ एक नई जंग को फिर छेड़ सकते हैं। उनके पास पर्याप्त इंसेंटिव है, और वो इस जंग को छेड़ने के पीछे इरादा ये रखेंगे कि पाकिस्तान में सभी को इस्लामिक इशू यानी रिलीजियस इश्यूज के ऊपर एक ही मंच पर लाया जाए, मोबिलाइज किया जाए। और अगर रिलीजन की आप बात करेंगे, आप एंटी इंडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर सबको लाने की कोशिश करेंगे तो बाकी सारे अनरेस्ट शांत हो जाएंगे, और आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर और ज्यादा ब्रूटैलिटी कर सकते हैं, सख्ती कर सकते हैं, और लोकल अपनी अंदर इंटरनल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसे में एक और चीज जो पाकिस्तान को मोटिवेट कर सकती है वो यह है कि पाकिस्तान की स्थिति बांग्लादेश में भी काफी मजबूत है, और वहां पर पाकिस्तान के दो जो फ्रेंड्स हैं, चाइना और अमेरिका, उनकी भी स्थिति काफी मजबूत है और वो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान अब जो है, जो कि उसकी काफी सारी दोस्तियां हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, तो वो डेफिनेटली फायदा उठाएगा इन चीजों का, और भारत के खिलाफ अगर उसकी कोई जंग होती है तो उसको उसमें इन रिसोर्सेस को काम में लेगा। पिछली बार जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तुर्की के हथियार पाकिस्तान ने काम में लिए थे, तुर्की ने पाकिस्तान को सीधे सपोर्ट किया था, और अब फ्यूचर के अंदर भी पूरी उम्मीद है कि ये गल्फ कंट्रीज उसकी मदद करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अब जो है सऊदी उनके सपोर्ट में नहीं आएगा।
मैं ये कहता हूं कि देखिए ऐसी गलत धारणाओं में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। सऊदी फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करेगा, तो तुर्की मिलिट्रीली सपोर्ट करेगा, और बाकी सारे कंट्रीज पाकिस्तान को एक भारत के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा रन करने में मदद कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक जो फोरम्स हैं ग्लोबल उनके अंदर मदद कर सकते हैं। और तीसरी बात, पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं। ये बात कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर के जो मुसलमान हैं उनको भी इंस्पायर करेगी और रेडिकलाइज करेगी, और वो इस सेंटिमेंट से बड़े मोटिवेट होकर के जब भारत पाकिस्तान के बीच अगर कोई जंग होती है तो उसमें जो है कंट्री के अंदर एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये स्थिति इजराइल के लिए भी बड़ी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आर्मी अपने अंदर जो रेडिकलाइजेशन है, जो इजराइल हेटिंग सेंटिमेंट है और जो जिहादिज्म है, उसको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेगी, उनकी मिलिट्रीज में वो एक्सपोर्ट करेगी, और ये सारी बातें जो डेकेड से वहां पर एक जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में, उसको मेजर डेंट पहुंचाएगी। सेकेंडली, पाकिस्तान आर्मी को लंबा एक्सपीरियंस है टेररिस्ट प्रॉक्सीज को रन करने का, चाहे वो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस हो, लश्कर हो, जैश हो। पाकिस्तान की मिडिल ईस्ट में बढ़ते कदम को ये माना जा सकता है कि ये सारे जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज हैं उनको मिडिल ईस्ट के अंदर भी बड़ा स्पेस मिलेगा, जो कि वहां की सभी जो रेजिम्स हैं उनके लिए भी खतरा उत्पन्न करेंगी, और वहां की सोसाइटी को ज्यादा रेडिकलाइज करेंगी, वहां के क्लेरिक्स के साथ अपने रिश्ते बनाएंगी, और इजराइल की सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करेंगी। तीसरी बात, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको, वो भी काफी अनसेफ हैं, इनसिक्योर हैं, तो जो टेरर ग्रुप्स हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी वहां पर जो है जो सिक्योरिटी सिचुएशन है मिडिल ईस्ट के अंदर, खासतौर से इजराइल के लिए, उसमें उसको बड़ा विकट बनाएंगे। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो हमें इस बात को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि हमास के नेताओं ने तो पाकिस्तान के साथ सीधे अपने संपर्क स्थापित कर लिए हैं। आज हमास के नेता पाकिस्तान में पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नजर आते हैं। डेफिनेटली उनके कुछ कोवर्ट टाइज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के साथ स्थापित हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ते कदम इजराइल के लिए भी चिंता का सबब है। अब बात आती है कि ये सारी स्थितियां हैं तो हमें क्या करना चाहिए। भारत को निश्चित तौर पर इन चीजों के अगेंस्ट अपने कदम उठाने चाहिए, और खासतौर से यहां पर तो अभी एक अंडरस्टैंडिंग ही बड़ी पुअर है। कई लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इससे मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिलेमास है, वहां की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उसमें उलझ के रह जाएगा। मैं इस बात से बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। पाकिस्तान को एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो ग्रेट पावर्स के बीच की जो राइवलरीज है और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उनको कोल्ड वॉर के समय से डील करता आया है। मिडिल ईस्ट के साथ भी उसके रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं। 1970 में ब्लैक सितंबर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने जॉर्डन की मदद की थी फलस्तीनियों को क्रश करने के लिए। 1979 के अंदर मक्का मस्जिद के अगेंस्ट जो असॉल्ट हुआ था उसमें पाकिस्तानी कमांडोज ने पार्ट लिया था। पाकिस्तान के रिश्ते सऊदी के साथ बड़े पुराने हैं। पाकिस्तानी एयर एसेट्स और उनकी आर्मी वहां पर लगातार उनकी रॉयल फैमिली को गार्ड करती आई है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामिस्ट क्लेरिक्स हैं उनके रिश्ते मिडिल ईस्ट के जो क्लर्जी है वहां पर, जो सलफी वहाबी जो क्लरिक्स हैं उनके साथ बड़े मजबूत रिश्ते हैं। लश्कर इत्यादि जैसे जो टेरर ग्रुप्स हैं उनका भी एक अच्छा खासा पेनिट्रेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर। तो ये कहना कि पाकिस्तान जो है मिडिल ईस्ट की जो डिलेमास हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, उसमें उलझ के रह जाएगा, ये बात थोड़ी मुझे गलत लगती है। हाँ, एक कंक्लूजन साबित होता है, सामने आता है कि ये भारत के लिए निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी है, तो भारत को इसके लिए प्रयास शुरू कर देने चाहिए। भारत को भी उसके अगेंस्ट एक नया अलायंस कुछ बनाना चाहिए जिसमें इजराइल एक महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है, अर्मेनिया हो सकता है, सोमालीलैंड हो सकता है, ग्रीस हो सकता है। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम अगले फ्यूचर नए वीडियोस के अंदर हम बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद दोस्तों।